नमस्कार। जनपक्ष में आपका हेलो। हार्दिक स्वागत है। हम आज आपके सम्मुख भारत की जो अर्थव्यवस्था है, ग्राम्य व्यवस्था है, उससे संबंधित विचार विमर्श करेंगे। एक दूसरे की मन की भावनाओं को, एक दूसरे के विचारों को जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ आज के विमर्श में अनुज राही हिंदुस्तानी जी मौजूद है अपनी बात रखने के लिए। खासकर पूर्वांचल का जो पूरा क्षेत्र है उत्तर प्रदेश की, उसमें खेती बाड़ी की समस्या, चुनौती, लाभ, हानि या किसानों की स्थिति, फिर उनकी बेहतरी, सारी चीजों पर हम अपने विमर्श के दौरान कोशिश करेंगे। कि साथ ही साथ हमारे साथ लखनऊ से सीधे जुड़े हुए हैं डॉक्टर आलोक सोती जी, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, साथ ही साथ शिक्षाविद भी हैं और तमाम नौजवानों के जिंदगी में शिक्षा की जो लौ होती है उसको आप प्रज्वलित करने का एक पुनीत कार्य भी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ तमाम विषयों पर, मानव जीवन से जुड़े हुए तमाम विषयों पर शिक्षा के अलावा आप अच्छी पकड़ और दखल और विचार रखते हैं। तो आज हम दो लोग हमारे साथ विमर्श में जुड़े हैं, एक आलोक सोती जी, दूसरे अनुज राही जी। आप दोनों लोगों का जनपक्ष की इस विमर्श में पुनः स्वागत है। और अब हम आपको विषय बताते हैं। आज का विषय कृषि, कृषक और उसके कृषि के सुधार कैसे हो सकता है, उस पर आधारित है। और ये बिल्कुल तय है कि हम 30-40 मिनट के विचार विमर्श में इस हेलो। समस्या के समाधान तक हाँ या नमस्कार भैया। पूरी समस्या तक भी नहीं जा भैया सकते, जनता बिल्डिंग मटेरियल से बोल रहे थे। पूरी समस्या तक नहीं जा बताइए। सकते, लेकिन कह रहे फिर हैं भी पेमेंट के हम लिए फोन किए आपसे थे, चाहेंगे कुछ मिल जाएगा आज? कोई प्रमुख बात ऐसी जरूर आवे, किसान समस्या और उसका समाधान दोनों। आलोक सोती जी, जी किसान किसान संबंधित जो विधेयक पास हुआ है, उन विधेयकों पर आपका क्या कहना है? और किसानों केंद्र सरकार के दावों के कितना खरा उतरेगी, या विपक्ष जो आपत्ति जता रहा है उसमें क्या विरोधाभास है, लेकिन आपके नजरिए में ये किसानों के लिए कैसा रहेगा? जी आलोक जी। देखिए, मैं तो एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ और एंटरप्रेन्योर भी रहा हूँ, तो एंटरप्रेन्योर की स्थिति को समझता हूँ और जानता हूँ। आप अगर किसानों की बात करें, विशेषकर एक छोटे किसानों की बात करें, तो उसमें आप देख सकते हैं कि उनकी जो लागत है, इनपुट्स है, वो आपकी बहुत ज्यादा धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। जो आउटपुट है, जो उनको मिलना चाहिए था, जिसको आप टेक्निकली एमआरपी बोलते हैं, कि जो रिकमेंडेड प्राइस गवर्नमेंट हर साल करती है कि हम सुब्रमण्यम या जो भी कमेटीज आती हैं कि हाँ लागत का 1.5 गुना आपको देना चाहिए, इस तरीके की बातें होती रही हैं। लेकिन यथार्थ में, फैक्ट में देखिए कि आजादी के समय क्या स्थिति थी देश की। उस समय तो इंडस्ट्रियलाइजेशन था नहीं, बहुत थोड़ा सा था। 90 से 80% लोग खेती पे, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते थे। आज वो घट के क्या हो गया, 40 से 50% के आसपास आ गया। इसका मतलब ये रह गया है कि एग्रीकल्चर कोई प्रोडक्टिव नहीं है। मेरे बाबा भी खेती करते थे, लेकिन पिताजी ने खेती नहीं की, आके उन्होंने नौकरी की और बाद में हम लोग जो है सर्विस सेक्टर में आ गए हैं। तो हम लोग ने अपने खेतों की तरफ बिल्कुल देखा नहीं, क्योंकि वो प्रोडक्टिव नहीं थे, उससे भरण पोषण नहीं हो सकता था, और जो उत्थान होना चाहिए था, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ में डेवलपमेंट होना चाहिए था, वो नहीं था। इसका मतलब है कि जो पिछले 72 साल से जो पॉलिसीज चली आ रही है, उसमें कहीं ना कहीं कमियां या खामियां नजर आ रही थी। आप एक तरफ तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं, और आप समय के साथ इंडस्ट्री में प्रोग्रेस होती है, क्या उसी पेस से, उसी प्रोग्रेस से आपने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में की? नहीं की। कारण ये था कि उसमें इनपुट पैसा लगाने वाला कोई था ही नहीं। ऐसी स्थिति में आपकी ऐसी पॉलिसी थी कि जो किसान है वो ही अपना कर्ज ले। अब कहने को आपने कह दिया साहब, वो किसान का जो है हम क्रेडिट कार्ड बना देंगे, उससे कर्ज ले लेगा। एग्रीकल्चर में आप देखते हैं कि कितनी जो है इनसिक्योरिटी रहती है। आपकी फसल तैयार है, कभी भी आपके पास सूखा पड़ सकता है, कभी भी बारिश हो सकती है, कभी ओला पड़ सकता है। आपने जो भी मैन्युफैक्चर किया, जो प्रोडक्शन किया, वो एक रात में आपका खत्म हो जाता है। 3 महीने की आपकी अगर एक फसल जनरल फॉर्म में देखी जाए तो वो बिल्कुल तबाह हो जाती है। इनपुट्स तो आपके लग चुके हैं।
तो ऐसे स्थिति में सरकारों ने जो था उनको पैसे देने के लिए जो है क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की, उसके पास फसलों का भी इंश्योरेंस किया, लेकिन उससे कोई स्थिति सुधार में नजर नहीं आ रही थी। तो दूसरा पक्ष ये है कि जब आप पैदा कर लेते थे उसको बेचने के लिए आपको व्यवस्था करनी थी, और उसके लिए सरकार ने एक समय पे मंडी बना दिया था, बीच में बिचौलिए हैं, सब आदमी जानते हैं उसमें कितना 8.5% उसका टैक्स जाता था, प्लस आपका जो है 5% जो है अड़तिया अलग से ले लेता था अघोषित, उसके बाद आपका पल्लेदार, तौलने वाला, सफाई करने वाला, तमाम उसके खर्चे थे जो कि अनऑफिशियली थे, अनसीन थे, वो भी सामने आते थे, तुलाई के लिए भी पैसा खर्च करना पड़ता था। तो कुल मिला के जो छोटा किसान था उसके लिए बहुत ज्यादा समस्या आ रही थी। इन दोनों एस्पेक्ट को, इन दोनों समस्याओं को सरकार ने समझा और नए विधेयक में लाने की कोशिश की। पहली बात कि आपको इनपुट्स की जरूरत है तो उसके लिए आपके पास कॉर्पोरेट या प्राइवेट सेक्टर्स आपके पास आएंगे, आपके खेतों को देखेंगे, अपने रिक्वायरमेंट या आपकी रिक्वायरमेंट जो आप पैदा कर सकते हैं उसके हिसाब से वो आप में इनपुट्स लगा देंगे, और उसके बाद जो है आउटपुट भी आपसे वहीं से खरीद के ले जाएंगे। तो आपको केवल अपनी जमीन पे काम करना भर का रह जाएगा, क्या उसमें जो है पैसा लगेगा वो भी आपको मार्केट से मिल जाएगा, उसके लिए आपको कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, और दूसरा जो आपका प्रोडक्शन जो है बिकना है वो आपके खेत से ही बिक जाएगा, आपको ढुलाई के पैसे नहीं देने पड़ेंगे, मंडी में जाके वहां पे जो है चंद लोग ऐसे हैं जिन्होंने काकस बना रखा था जो अपने चीजों के हिसाब से दाम सेट करते थे और उनको बेचते थे। हाँ, बीच में जो गवर्नमेंट ने सिक्योर प्राइस दिया था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको आप कहते हैं, वो व्यवस्था अभी भी बरकरार रखी है। देखिए धीरे धीरे प्रोग्रेस होती है, हालांकि एग्रीकल्चर में और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उतनी ज्यादा नहीं होती जितना आपकी सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर में होती है, लेकिन फिर भी प्रोग्रेस होती है। हम भारतीय किसान लोग उस प्रोग्रेस के हिसाब से नहीं चल पा रहे थे क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी थी कि उसको हम फॉलो नहीं कर पा रहे थे। तो अब जो दो विधेयक आए हैं उससे साफ नजर आ रहा है कि हमको जो इनपुट्स के लिए भी जरूरत पड़ी है उसके लिए भी हमको जो है इंटरेस्ट फ्री पैसा मिल जाएगा, और जो आउटपुट हमारी होगी वो तुरंत की तुरंत जो है बिक जाएगी और चली जाएगी। तो अब आप देखिएगा एक चीज आप और देख रहे हैं अरविंद भाई की इंटरप्रेन्योर या स्टार्टअप बहुत ज्यादा शुरू हो रहे हैं, लेकिन एग्रीकल्चर में स्टार्टअप नामक कोई वस्तु नहीं थी। क्योंकि हम आपको सिंपल सा एग्जाम्पल दिया जाए, जैसे होटल इंडस्ट्री है, हालांकि आजकल कोरोना के समय कारण वो बहुत ज्यादा चल नहीं पा रही है, बंद है, लेकिन आप देखिए कि उन होटल्स में जो है आपको सब्जी तरकारी की जरूरत पड़ती है। और हमारे एक दो मित्र हैं जो कि इस तरीके का स्टार्टअप भी करते हैं, वो जाते हैं, पिकअप ले लिया, वैन ले गया, खेतों में चले गए, वहां से उन्होंने सामान खरीदा, अपने क्या थोड़ा बहुत स्टोर कर लिया, 2 एयर कंडीशंस भी लगा लिया, आलू और प्याज उनके पास जो है सीजन में खरीद लिया, पड़े रहते हैं, और वो अपने छोटे छोटे पैकेट्स बना के टेलीफोन से ऑर्डर लेके घरों तक पहुंचाते हैं उसी रेट पे। तो कहने का मतलब ये कि अगर आपने एक स्टार्टअप बनाने की सोची कि हम गांव से डायरेक्ट किसान से जो है तरकारी खरीदेंगे और शहर के 10 बड़े मंडी से ना लाके सीधे किसान से लाके जो है आपके होटल्स में जो है सप्लाई कर सकते हैं, तो ये भी एक स्टार्टअप में आ सकता है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि इस प्रकार के सिस्टम की हमको जरूरत थी जिसमें कि लोग बाग आए, अपना पैसा लगाएं और प्रोडक्शंस को खरीदें और उसको जो है सही दाम पे सही स्थान पे उसको पहुंचा दें। तो बीच में चूंकि आप देख रहे थे कि बिचौलिए आ गए थे, उनका जो है थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, उनके जो कमीशन थे उस पर असर पड़ेगा, बाकी ऐसा कोई नजर नहीं आ पा रहा है कि जिसके कारण जो है आप आगे ना बढ़ पाए। आपने सही बात की। अभी जो बातचीत में ही बलवंत सिंह जी हैं, आपका एक आया एमएसपी को लेकर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कि आपने, हाँ, पत्रकार हैं बलवंत भाई, तो उनका इशारा था कि एमएसपी पर भी चर्चा हो, कुछ आपने बताया, साथ ही साथ सबको ये जानकारी होनी चाहिए कल सरकार, केंद्र सरकार ने एमएसपी को लेकर एग्रीकल्चर मिनिस्टर से लेकर के प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, सारे लोगों ने ट्वीट और किसी मंत्री नरेंद्र तोमर साहब भी सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ नहीं, उसमें आलोक भाई कुछ वृद्धि हुई है, जिसका मैं बता रहा हूं कि कल वृद्धि हुई है, जिसका बाकायदा विवरण सरकार ने रखा है। और हमारे साथ अभी अनुज जी जुड़ रहे थे, शायद तकनीकी कारणों से डिस्कनेक्ट हुए, अभी जुड़ेंगे। लेकिन एक आलोक भाई, लेकिन ये समझने की मैं समझना चाहता हूं कि जैसे केंद्र सरकार ने बताया
कि हम बिचौलियों को खत्म कर रहे हैं। और मंडी में जो व्यवस्था थी, अगर कोई किसान मंडी में बेचना चाहेगा तो मंडी में बेच सकता है, लेकिन बाहर भी बेच सकता है। कोई भी व्यक्ति अपना रोजगार सृजन करके सीधे किसान से खरीद सकता है, उसको बेच सकता है। किसान अगर बेचेगा मंडी के बाहर तो उसको टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, पैन कार्ड से लोग खरीद सकते हैं। तो ये कैसे विपक्ष की आपत्ति जो है, आपत्तियां जो है वो आखिर क्यों है? क्योंकि विपक्ष के ज्यादातर बात हो रहा है कि ये मंडी खत्म कर देंगे। और जहां तक मेरा मानना है, मैंने कई लेख भी लिखा और लगातार कहा कि किसान को अपनी हुई है। तो इसमें मेरा ये मंतव्य है, और इस पर आप विस्तार से अपनी राय रखिएगा। मेरा मंतव्य है कि एक किसान को देखिए अरविंद भाई, इसमें दो बातें हो सकती हैं। एक तो ये कि जब आप मंडी की व्यवस्था में थोड़ा रिलैक्स देंगे, कंपैरेटिवली आप एक और सिस्टम को खड़ा करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि जो मंडी वाले सिस्टम है जिसमें आपके पास काफी लोग लगे हैं, 60 से 70 हजार अड़तिये लगे हैं, और मुख्य रूप से आप देखिए क्योंकि मंडी में आपका गेहूं और चावल जाता है, लागू किया, अपना जारी किया, और उसने पैदावार बढ़ाई अपनी, और उसने हाँ, तो उससे क्या होता है कि आपको ये सोच सकते हैं कि 60 से 70 हजार लोग हैं, या हो सकता है लाखों में भी लोग हो सकते हैं, उनके जीविकोपार्जन पे उसका असर पड़ेगा। क्योंकि आप जानते थे कि मंडी में आपको एंट्री करने के लिए जो उसकी फीस देनी पड़ती थी आड़तिये बनने के लिए, उसके भी बड़ी सिफारिश लगानी पड़ती थी, और उसमें भी जो है पॉलिटिकल राजनीतिक हस्तक्षेप काफी होता था। तो ऐसे सूरत हाल में तो आप देख रहे हैं, विशेषकर आपका जो पंजाब का क्षेत्र है या हरियाणा का क्षेत्र है जहां पे चावल और गेहूं का है, वहीं पे आप देख रहे हैं इस तरीके के जो विरोध हैं वो ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के बिजनेस इफेक्टेड होंगे। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो कोई ऐसा नहीं आ रहा। विशेषकर अगर आप ध्यान दें कि मंडी में भी बहुत कम 30 से 40% तक की ही बिक्री होती थी, 60% तो आपकी ओपन मार्केट में होती थी, जो कि स्मगलिंग कहलाता था, गैर कानूनी था, लेकिन फिर भी वो कार्यक्रम चल रहा था। सरकार ने कुछ नहीं किया, जो कार्यक्रम गैर कानूनी था उसको उसने एक लीगल जामा पहना दिया, उसको लीगलाइज कर दिया है कि अब आप आराम से जाइए, कोई पुलिस वाला रास्ते में नहीं रोकेगा आपको, कोई व्यक्ति आपको नहीं कर सकता है, आपके पास पैन कार्ड है, जाहिर सी बात है आप कर सकते हैं। लेकिन लोगों का ये भी मानना है कि इसमें कुछ बड़े कॉर्पोरेट आ सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं जियो मार्ट है, जियो मार्ट क्या करेगा कि वो सीधे किसानों से खरीदेगा, अपनी प्रोसेसिंग लगाएगा, उसको प्रोसेस करके अपने आउटलेट से उसको डायरेक्ट बेच देगा, ऑनलाइन आपके बेच देगा, और कुछ अपने आउटलेट्स भी बन सकते हैं। जैसे आप देखते हैं आईटीसी का जो है आशीर्वाद आता है, और आप देखते हैं कि पतंजलि का भी आटा आपको देखने को मिलता है, और आप देख सकते हैं कि शक्ति भोग, कुछ जो लोकल फ्लोर मीट्स होती हैं वो भी इसको काम करती, लेकिन उनको जो है डायरेक्ट किसानों से लीगली नहीं खरीद सकते थे, वो मंडी जाते थे, वहां से जो है अनाज खरीदते थे। अब ये लोग जितने बड़े कॉर्पोरेट हैं वो डायरेक्ट जो है फ्लोर मिल्स वाले किसान से खरीद लेंगे, अपने हिसाब से उसको प्रोसेस कर देंगे, तो इसका बेनिफिट सरकार जो है 10% करीब बेनिफिट जो है कस्टमर को मिलेगा। लेकिन चूंकि हम हमेशा से कहते हैं कि हिंदुस्तान ओवर पॉपुलेटेड है, बहुत बड़ी यहाँ संख्या है, यहाँ पे किसी के काम से कुछ नहीं होता। एक मूंगफली वाला जो जाड़े के दिन में बेचता है वो अपना पूरा परिवार चला लेता है, क्योंकि वो मूंगफली वाला कम से कम एक दिन के अंदर जो है 25 से 30 किलो मूंगफली बेच सकता है, जिससे कि वो जो है 100 से 200 रुपए 300 रुपए तक डेली कमा लेता है, और घर में भी उसके लोग काम करते हैं और उसका काम चल जाता है। जी, तो ये जो सूरत हाल है हिंदुस्तान में, इनको जब नए नए एवेन्यू खोलने चाहिए, चीजों को बढ़ाना चाहिए, लीगलाइज करना चाहिए, ताकि उसके बेनिफिट जो है सबको मिले, किसान को भी मिलेगा और कंज्यूमर को भी मिलेगा। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। तो एक और हो सकती है शक, ये हो सकता है कि होल्डिंग ना हो जाए, कि प्राइवेट सेक्टर जाए वो पूरा गेहूं खरीद के अपने जो है गोडाउन में ना रख ले, और उसको जो है जब दाम बढ़े तब उसको निकाले। इस तरीके की व्यवस्था का जो है वो हो सकता, कुछ होने वाला नहीं हिंदुस्तान के अंदर। जी अनुज भाई जी। ये आपने आलोक भाई की बात सुनी, आज थोड़ा सा
डिस्टरबेंस भी है, लेकिन उसके बावजूद पूर्वांचल ये मैं आपसे चाहता हूं कि आप जी, आपकी वॉइस नहीं मिल रही है, खासकर अभी मिल रही थी। जी जी हाँ, आपकी वॉइस कट रही थी, मेरी वॉइस मिल रही ना आपको? हाँ मिल रही है, आप बोलिए पूर्वांचल की स्थिति पर। मेरे जी जी देखिए, एमएसपी की अभी तक बात हो रही थी, तो एमएसपी तो सिर्फ कृषि और किसानी से जुड़ी हुई उसका एक ही पक्ष है। और अगर हम भारत देश की बात करें तो भारत बहुत बड़ा देश है, तमाम राज्य हैं, तमाम क्षेत्र हैं, सब में विविधता है, तो सबकी कृषि की समस्याएं अपनी अलग अलग हैं। अगर हम पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल की खेती जो है बहुत ही पिछड़ी है। अगर हम इसकी पंजाब से तुलना करें तो मेरे ख्याल से हम 50 साल पिछड़े हैं उनसे। तो सिर्फ एमएसपी ही हमारी समस्या नहीं है। एमएसपी का तो जहां तक मेरा अनुभव रहा है कि एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस ना बन करके, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस ना बन करके एक तरीके से प्राइस कंट्रोल का ही एक टूल बन करके रह गया। तो जो किसानों की अगर आय बढ़ाने की बात आती है तो हमारी जो पिछड़ी हुई कृषि है, जो हमारी कृषि की समस्याएं हैं, उनको दूर करना भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम जैसे कि अगर पूर्वांचल की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो पूर्वांचल में जो है 90% किसान जो है सीमांत किसान। बहुत छोटी हो चुकी है। जो पूर्वांचल की डेंसिटी है वो भारत में पश्चिम बंगाल और बिहार के बाद तीसरे नंबर पे आती है। तो खेती बढ़ते बढ़ते जोत इतनी छोटी हो गई है कि मैक्सिमम 90% किसान यहाँ के सीमांत किसान है, मतलब उनके पास 1 हेक्टेयर से कम, अर्थात 4 बीघे से भी कम खेती है, और उसके भी मैक्सिमम लोग वो हैं जिनकी 2 बीघे से कम खेती है। तो जब खेती इतनी कम होगी, उसमें उससे अरुचि पैदा होगी, वो खेती लाभकारी नहीं रह जाएगी, लोगों का भरण पोषण, परिवार का जीवन यापन उससे संभव नहीं होगा। तो पूर्वांचल की एक बड़ी समस्या है कि जो है कृषि से मोह भंग होकर के, और जो हमारे किसान परिवार के युवा हैं वो पश्चिमी प्रांतों को जाते हैं अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। तो वो जो कृषि की समस्या है उसको कैसे दूर किया जाए। हमारी कृषि पिछड़ी हुई है, कृषि की समस्याएं हैं, कृषि लाभकारी नहीं है, तो और उससे समस्याएं पैदा होती हैं। अगर हम पंजाब से तुलना करें उत्तर प्रदेश की, तो अगर हम गेहूं के उत्पादन की बात करें तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन पंजाब की तुलना में यूपी का आधा है, और अगर हम उसको पूर्वांचल से तुलना करेंगे तो और कम हो जाएगा। तो हम एमएसपी तो एक पक्ष है, अभी तो हमारे पास कृषि की ऐसी मूलभूत समस्याएं इतनी ज्यादा हैं कि अगर उनमें सुधार की गुंजाइश है, उनमें सुधार किया जाए तो किसान की आय 2 गुनी या 4 गुनी की जा सकती है। तो पूर्वांचल की समस्या एकदम अलग है, और उसके लिए एकदम भिन्न तरीके से विचार करना होगा, भिन्न नीतियां बनानी होंगी। और जहां पर जो छोटी है, खेती छोटी है, वहां पर मुझे लगता है कि कॉर्पोरेटिव फेडरेशन और कॉर्पोरेट का एक मिक्स स्वरूप लाना पड़ेगा, जहां पर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट भी आए और लोकल कॉर्पोरेटिव, जो किसानों का लोकल कॉर्पोरेटिव है उसके फेडरेशन का एक मिक्स स्वरूप लाना पड़ेगा, जिससे लोगों को, वहां पर जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार भी मिले, उसमें उनको उनके जितना रकबा उनका उस कॉर्पोरेट फार्मिंग में या इन्वॉल्व है उसका उनको उचित लाभ भी मिले, और कृषि का भी विकास हो, ये सारी चीजें हो। तो बहुत ज्यादा विचार करने, बहुत ज्यादा सोचने और एक व्यापक नीति बनाने की जरूरत है। लेकिन फिर भी जब हमारा देश 80% से ज्यादा किसानी पर निर्भर है, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्की क्षेत्र है। कोई भी सरकार अगर इसमें हाथ डालती है तो उसको तमाम विरोधों का सामना करना पड़ता है, जबकि हो सकता है वो बहुत अच्छी नीयत से किया गया सुधार हो, बहुत अच्छे तरफ जा रहा सुधार हो, लेकिन एक बहुत बड़ा राजनीतिक रिस्क इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए बहुत ज्यादा सुधार का प्रयास की नहीं पाता। जी सवाल बिल्कुल, आप देखिए जैसे छोटी जोत के किसानों की आपने चर्चा किया, और किसान तो वास्तव में देखा जाए तो पूर्वांचल क्षेत्र की अगर बात करें, खासकर पूर्वांचल क्या बुंदेलखंड में भी यही स्थिति है, दोनों जगह पर जो समग्र विकास से पिछड़ गए प्रदेश हैं, वहां पर स्थानीय बेरोजगारी इस कदर हावी है कि जो कृषक थे वो खेतीहर मजदूर हो गए, और खेती के काम छोड़ के उनको आजीविका के छोटे छोटे धंधे करने के लिए, सब्जी और भिंडी बेचने के लिए, मिर्चा भेजने के लिए बंबई और दिल्ली जाना पड़ा। तो मैं ये समझना चाहता हूं आलोक जी, मैं ये समझना चाहता हूं कि ये जो अभी सुधार में हुआ कि किसान अपनी फसल मंडी के बाहर भी बेच सकता है सीधे, उसको कोई परेशानी नहीं होगी, तो क्या इससे जो हमारे गांव के नौजवान
गांव छोड़ करके बड़े शहरों में छोटे छोटे यही कारोबार करने, नींबू बेचने, नींबू पानी बेचने, इस तरह ठेला खींचने जा रहे थे, क्या उनका पलायन बंबई, दिल्ली, बेंगलोर, पंजाब, हरियाणा रुकेगा? अब पूर्वांचल या बुंदेलखंड यहाँ के गांवों पर नौजवानों की भी रौनक आएगी, क्योंकि पूर्वांचल के गांव में या तो बुढ़ापा रह रहा है, या तो औरतें, या तो छोटे बच्चे। नौजवान तो गायब हैं, 15-16 से लेके 40-42-45 लोग गायब हैं। क्या इस दिशा में आप लोगों का ध्यान गया कि ये स्थानीय बेरोजगारी को दूर करने की दिशा में एक कदम है, जिसकी बात भी खुद से केंद्र सरकार ने नहीं कहा है? जी देखिए, आपने अपनी समस्या का विजुअलाइजेशन कर लिया है। एग्रीकल्चर केंद्र का नहीं बल्कि स्टेट का, राज्यों का भी विषय माना जाता है हमारे भारतीय संविधान में। वो इसलिए दिया जाता है कि आप राज्य अपने छोटे छोटे भागों में बांट के उनकी लोकल क्षेत्रीय स्तर पे जो समस्या है वो देखे। जैसे अनुज भाई ने अभी बहुत अच्छी तरीके से जो है पूर्वांचल की समस्या की बताई। उस समस्या में बिल्कुल साफ निकल के आ रहा है कि बहुत से किसान 2 बीघा या बहुत हुआ 4 बीघा वाले छोटे हैं, जिसके अंदर इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं है कि जिससे कोई आदमी या परिवार सरवाइव कर सके। इसके लिए 2 सिस्टम, एक सिस्टम पहले से एग्जिस्ट था, दूसरा इस विधेयक के साथ लाए थे। पहला था कोऑपरेटिव, लोगों ने इकट्ठा हुए, जैसा आपने अमूल को देखा, अमूल कोऑपरेटिव सिस्टम का एक सबसे अच्छा उदाहरण है। उसकी प्रेरणा स्वरूप बहुत से लोग आए, कोऑपरेटिव बनी है और उससे काम चल रहा है भारतवर्ष में। अमूल तो केवल हम लोग एक उदाहरण देने के लिए दे देते हैं, ऐसा नहीं है, कोऑपरेटिव बहुत सी है, चल रही है। दूसरा आ रहा है कॉर्पोरेट सेक्टर। तो पहले क्या करना चाहिए, किसानों को इसको समझना चाहिए कि थोड़े थोड़े जो किसान है छोटे छोटे, वो एक होके एक बड़ा सा समूह बनाए, जिसके अंदर जो है एक तरीके की अपनी जो है खेती करें, जिससे कि मास स्केल पे उनका प्रोडक्शन हो, कॉस्ट उनकी इनपुट्स कम आए। और चूंकि उनके पास मार्केट नहीं था कि वो जाके मंडी में बेचे, और वहां पे आप तमाम व्यवस्थाएं देख रही थी। और जब एक सिस्टम बन जाता है तो उसमें जो है जितना भी गलतियां और दुर्सवारियां, लापरवाहियां, लालच आ जाता है, वो तो वहां पे एग्जिस्ट करता है। भ्रष्टाचार भी होता है, सब जानते हैं, उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। मेन चीज है इस कॉस्कस को तोड़ना, इस सिस्टम को तोड़ने के लिए एक नया चीज लाएं कि आप लीगली जो है आप बाहर बेच सकते हैं। तो अगर जो हम ये समझना चाह रहे हैं, ये बात आएगी, प्रैक्टिकली आएगी, थोड़े दिन बाद आएगी, कि जो बेचारा 300 रुपए रोज की दहाड़ी करने बॉम्बे, मुंबई और दिल्ली में जा रहा है, अगर उसका 300 रुपए रोज का अगर यहाँ पे उसके गांव में अपनी खेती पे फल और सब्जियां बेच के अगर वो कमा लेगा, तो जाहिर सी बात वो वहां नहीं जाएगा और अपने घरवार को बेहतर तरीके से दे पाएगा, 2 पैसे बचा भी पाएगा, अपने स्वास्थ्य और अपने बच्चों की शिक्षा पे ध्यान भी दे पाएगा। तो कोई भी स्टेट है, अगर उसको तरक्की करनी है, तो वहां के जो सरकार है, जो वहां के नीति निर्धारक हैं, जो वहां के डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें उसमें आईएएस से लेके जो है एक लिपिक तक का जो कर्मचारी है, सबकी भूमिका होती है फाइलों को तेजी से चलाना, लोगों को समझना, लोगों की समस्या को समझना, उसके बाद आप नीति को फॉर्म करना और उसको जो है ग्राउंड लेवल पे उसको इम्प्लीमेंट करना। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यही है। हम लोग यहाँ बैठ के कह देते हैं, अरे यार 10 लोग का समूह बना लो, 10 बीघा हो जाएगी और उसमें ये लगा लीजिए, आपकी जो है सॉइल टेस्टिंग कर देते हैं, इसमें आप ये आप उगा सकते हैं, आप कम कर सकते हैं। तो ये कहना तो आसान है, लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी पे आएंगे, इंप्लीमेंट करने आएंगे, तो आप देखेंगे ये यथार्थ में नहीं हो पाती है। वो बेहतर समझता है कि वहां जाके मुंबई में जाके टेम्पो चला के 300 से 500 रुपए रोज ले आए, वो घर में जो है 2000-3000 बेच दें और वहां अपना थोड़ा सा पाव भाजी खा के जो है जीवन काट लें, बड़ा पाव खा के। तो ये चीजें होती हैं, रियलिटी है। हमको सरकार का मतलब ही है, सरकारी अधिकारी कर्मचारी और सरकार का मतलब ही यही है कि जो सपना है उसको साकार करके दिखाए। यहाँ तो सब जो है बस सरकार बन के जो है लाल बत्ती मिल गई और नीली बत्ती अधिकारी को मिल गई और बस फाइलें चल गई और उसपे साइन हो गए और मीटिंग हो गई, आदि इत्यादि हो गई। ग्राउंड रियलिटी या अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, क्या होना चाहिए, कोई नहीं है। बस हमारा जो है टीए बढ़ जाए, हमारा जो है 7वें के बाद 8वां पे कमीशन लग जाए और हमारा काम चलता रहे, हमारे बच्चे पढ़ते रहे, हमारा काम चलता रहे, बस वहीं तक सीमित है। यथार्थ में जो होना चाहिए ग्राउंड लेवल के ऊपर किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्षेत्र में हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर में हो, चाहे वो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर ले लें, तो रियलिटी से बहुत दूर है। तो केवल मात्र ये है कि अभी आपने अपने को फोकस किया है, अपनी निगाह उस क्षेत्र में लगाई है। जी अनुज भाई, जैसा अभी आलोक जी को सुना आपने,
जी, आलोक भाई को सुना। जो अच्छी काम भी होंगे, नीति भी होगी, और जैसे सहकारिता में होता है लोगों को इकट्ठा करके काम करना, लेकिन उसके इम्प्लीमेंट में जो दिक्कतें आती उसकी तरफ आलोक सोती जी ने इशारा किया, डॉक्टर साहब ने। और नौकरशाही का, ब्यूरोक्रेसी का जो रवैया है वो भी, तो कैसे पूर्वांचल कैसे निपट सकता है इन चुनौतियों से, जी मनमाने नौकरशाहों से, और आजीविका को दुरुस्त करने में कैसे कैसे पूर्वांचल का मन बनेगा? मैंने आलोक जी की बात सुनी। जैसे कि अगर हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या स्वयं सहायता समूह या छोटे छोटे समूह के माध्यम से कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो आज की डेट में शुरुआती दौर में वो पूर्वांचल में एकदम सफल नहीं होना। ना तो वो इनिशिएटिव लेना आसान है, ना वो रिस्क लेना आसान है, ना वो फेथ डेवलप करना आसान है। तो मैं जो बात कर रहा था, मैं वो बात कर रहा था कि जैसे अमूल है, अमूल एक कोऑपरेटिव फेडरेशन है, लेकिन कॉर्पोरेट के कल्चर की तरह से काम करता है और कहीं ना कहीं सरकार के नियंत्रण में। तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कॉर्पोरेट और कोऑपरेटिव फेडरेशन का एक प्रॉपर मिक्स हो और सरकार का कंट्रोल भी हो, इनिशियली हमें वो कॉन्सेप्ट पूर्वांचल में लाना पड़ेगा। क्योंकि फेथ बहुत बड़ी चीज है। अगर एक किसान उस समूह में जाकर के अपनी खेती लगा करके और अपना कुछ श्रम लगा करके कुछ बेहतर करना चाहता है, तो उसको इनिशियली उसका फेथ होना चाहिए उस सिस्टम पे। तो वो फेथ एक लोकल समूह से नहीं डेवलप होना। तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं एक कॉर्पोरेट सिस्टम ऐसा तैयार करना होगा जो कॉर्पोरेट बॉडी और गवर्नमेंट कंट्रोल का प्रॉपर मिक्स हो। तो वो एक पराग है बहुत बड़ी उत्तर प्रदेश में। हाँ, पराग है, कोऑपरेटिव फेडरेशन है जो मिल्क के काम में क्षेत्र में काम कर रहा है, ऐसे अमूल है। तो हाँ, या तो ऐसे ऐसे फेथफुल ब्रांड जैसे अमूल है, अमूल जैसा एक ब्रांड अगर आता है, वो पूर्वांचल में कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर और कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए काम करता है, तो हो सकता है किसानों का फेथ बनेगा और वो उससे जुड़ेंगे। लेकिन स्थानीय स्तर पर अभी इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा। फिर जो अभी रिसेंटली जो कानून आया या जो चेंजेस आए, अगर हम उनकी बात करते हैं, तो मुझे जो लगता है कि उसका लाभ पंजाब, हरियाणा जैसे समृद्ध और खेती में जो आगे हैं राज्य, उनको ज्यादा मिल रहा है। पूर्वांचल को बहुत ज्यादा नहीं मिल रहा। मान लीजिए ठीक है, हम खुले में बाजार में हम बेच सकते हैं, लीगल हो गया, हम 20 से मान लीजिए 30 रुपए कमा लेंगे, लेकिन हमारी मूलभूत समस्या तो ये है कि हमारे पास उतनी खेती ही नहीं है कि हम उस पर दिल लगा करके, पूंजी लगा करके हम काम करें और उससे बेहतर प्रोडक्शन लें। तो हमारे पास उतनी खेती नहीं है, तो हमारा खेती से में रुझान नहीं है। फिर खेती में रुझान नहीं है तो हम वैसी प्रोडक्टिविटी हमारी आधी है। तो पहले तो जरूरत है कि उन समस्याओं को दूर किया जाए कि हमारा हम कैसे ऐसी खेती को मैनेज करें कि हमारे खेती में इंटरेस्ट जगे। खेती में इंटरेस्ट जगे तो हमारे खेती का प्रोडक्शन बढ़े, खेती का प्रोडक्शन बढ़े। फिर बात आती है कि हम ठीक है एमएसपी पर गवर्नमेंट को देते हैं या खुले बाजार में बेचते हैं। ये तो बात हमारे लिए तब आती है। हमारी तो समस्याएं भी एकदम डिफरेंट है, जिसके लिए पूर्वांचल के लिए स्पेशली अलग से सोचना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पर गन्ना अच्छा अनुज जी, पूर्वांचल में जो स्थिति है आपके हिसाब से, पूर्वांचल में कृषि और कृषकों की दशा के सुधार के उपाय क्या होने चाहिए आपके दृष्टिकोण से? मैं वही उसी पे आ रहा हूँ। जैसे हम गन्ना किसानी की बात करते हैं पूर्वांचल, यही अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो बहुत अच्छी गन्ना किसानी है, कोई चीनी मिलें नहीं बंद हो रही, लेकिन पूर्वांचल में बंद हो जा रही है। इसकी बातें खूब होती है, हर साल होती है, हर साल चुनाव में होती है, लेकिन क्यों बंद हो जा रही है? वो मूलभूत समस्याएं कौन सी हैं? क्या उन पर आज तक किसी ने काम करना चाहा? कौन सा उद्यमी ऐसा है कि वो कहीं इन्वेस्टमेंट लगाता है, अपनी एनर्जी लगाता है, अपना कौशल लगाता है और चाहता है कि वो घाटा खा करके बंद हो जाए? मेरे ख्याल से कोई उद्यमी जो वास्तव में उद्यमी है, कोई नहीं चाहता है कि उसका एक उद्यम घाटा खा करके बंद हो जाए। तो ऐसी मूलभूत समस्याएं हैं जिन पर आज तक गंभीरता से विचार नहीं किया जा रहा है कि वो समस्याएं दूर हों और यहाँ की गन्ना किसानी लाभकारी हो और शुगर इंडस्ट्री लाभकारी। भाई करोड़ों अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट करके एक जो है शुगर मिल मालिक उसके पास मिल समेटने लगता है, क्यों समेटने लगता है? तो इस पर विचार करना बहुत जरूरी। तो जो समस्याएं हैं उनका समाधान तभी हो सकता है जब हम उन समस्याओं पर ध्यान दें कि हम अपनी कृषि को, पूर्वांचल की कृषि को लाभकारी कैसे। अब हरियाणा और पंजाब की बात करें तो हरियाणा पंजाब गेहूं खिलाने में बहुत सक्षम है भारत को। तो यहाँ पर हम को ये देखना होगा कि हम अगर किसान की आय बढ़ाना चाहते हैं तो हम ऐसा प्रॉपर मिक्स करें कि हाँ एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं, उनके जो इनपुट्स हैं उनके लिए हम इनपुट्स प्रोड्यूस कर सकें। हम अपनी जरूरत का चावल भी पैदा कर सकें, गेहूं भी पैदा कर सकें। तो एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के जो इनपुट्स है उनकी लिए जो इनपुट्स है उनकी खेती को बढ़ावा देने के लिए हमें
काम करना पड़ेगा, और जो कैश क्रॉप्स है उनके लिए काम करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले हमारी जो मूलभूत समस्या आती है कि हम अपनी जोत में सुधार करें और उसको एक कॉर्पोरेट फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग में तब्दील करें, तभी वो उन सारी चीजों पर काम हो सकता है। तो सबसे पहले उस पर काम करने की जरूरत है। फिर दूसरी एक समस्या आती है हमारी सिंचाई की। जैसे अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वांचल को कंपेयर करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में नहरों का जाल बिछा हुआ है, लेकिन पूर्वांचल में आपको पहले तो नहरें नहीं मिलेंगी, नहरें मिलेंगी भी तो 40 साल बने हो गए, उसमें कभी पानी टेल तक पहुंचा नहीं, या पानी उसमें कभी डाला ही छोड़ा ही नहीं गया आज तक, ये स्थिति है। तो उसका कारण ये रहा कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नदियां उतरती हैं वो हमारे उत्तराखंड से उतरती हैं। उत्तराखंड हमारा राज्य है, उत्तर प्रदेश का ही क्षेत्र था। पूर्वांचल में जो नदियां उतरती हैं वो नेपाल से उतरती हैं, नेपाल से उतरती हैं, तो वहां पर बांध, वहां से इरिगेशन सिस्टम डेवलप करना वो दो देशों का मामला हो जाता है। आज तक उस पर काम करने का प्रयास नहीं हुआ। ये तो राष्ट्रीय स्तर का मामला है कि हम कैसे नेपाल से जल समझौते करें कि वहां पर इरिगेशन सिस्टम डेवलप किया जाए, उससे यहाँ पर बाढ़ भी कंट्रोल हो, बिजली भी नेपाल को मिले, उत्तर पूर्वांचल को मिले, और इरिगेशन सिस्टम हमारा डेवलप हो। उस इरिगेशन सिस्टम से आगे हम बुंदेलखंड तक पानी ले जा सकते हैं। तो वो हमारी मूलभूत समस्या, उस पर कभी काम नहीं हुआ। तो हमें करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। अगर ये सरकार कुछ सोच रही है, कर रही है, तो हो सकता है कल उस पर भी सोचे, करे, लेकिन हमें करना पड़ेगा। हमारा आपका कर्तव्य बनता है कि हम इन समस्याओं को उजागर करें, जनता के बीच में उजागर करें, सरकार के बीच में ले जाए कि हाँ ये मूलभूत समस्याएं हैं, सबसे पहले हमें इस पर काम करने की जरूरत है। हम 2 रुपए ज्यादा महंगे में अनाज बेच लेंगे, वो हमारी समस्या का समाधान नहीं। आपने बहुत अच्छी समस्याओं की तरफ ध्यान आकर्षित कराया। ये बहुत और इन समस्याओं पर पूर्वांचल बाढ़ से भी जूझता रहता अनुज भाई, हम लोग उस पर भी अगले विमर्शों में बात करेंगे। डॉक्टर साहब आलोक सोती जी, ये विधेयक जो अभी आया और किसान की चर्चा हो रही है, सब है, मैं एक चीज मेरा कौतूहल है, मेरा तो अपना एक राय है, तमाम लोगों से बातचीत होकर के आज सुबह भी मेरी बातचीत, एक लंबी बातचीत अपने एक बड़े भाई से हुई जो अच्छे खासे जो है अपने सर्विस में है, नौकरी में है, और वो चार्टेड अकाउंटेंट है, उनका जमा जमाया अपना कंपनी का काम है, सब है, लेकिन वो स्वयं कृषि के व्यापार में उतरना चाहते हैं, उतरने का मन बना चुके हैं, और वो कृषि की उपज को इन्हीं विधेयकों से और स्व प्रेरणा से कि हम इससे रोजगार भी दे लेंगे लोगों को, वो इसको अपना रहे हैं कि हाँ, हम अगर ये एक अवसर मिल रहा है तो हम किसान से सीधे फसल खरीद के उसको जो है फिर लोगों तक, उपभोक्ता तक सीधे हम पहुंचाएंगे। तो जो गांव में नौजवान हैं, जो गांव में नौजवान हैं, जो बेकारी, अर्ध बेरोजगारी या बेरोजगारी का शिकार हैं, जो कहते हैं हमारे पास काम नहीं है, क्या वो नौजवान अगर अब स्वरोजगार अपनाना चाहेंगे तो उनके पास ये अवसर नहीं है कि उनके खेत का जो प्रोडक्ट है, इस पर आप अपना एक नजरिया रखिए। जी डॉक्टर साहब। जी देखिए अरविंद भाई, ऐसा है कि हर एक इंडस्ट्री में सैचुरेशन आता है, आप डेवलपमेंट करते चले जाते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग में हुआ, आपने काफी डेवलप कर लिया और एक जाके सैचुरेशन आ जाता है, वैसे सर्विस सेक्टर में भी आपका सैचुरेशन आ जाता है। आप सीए हैं, आपके पास नंबर, आप क्लाइंट मान लीजिए 100 हो गए, 500 हो गए, उससे ज्यादा तो आप बना नहीं पाएंगे। या आपने एक कंपनी बना ली तो आपने 1000 क्लाइंट को डील कर लिया, लेकिन वहां लिमिटेशन है, क्योंकि आपने देखा है कि वो सिस्टम सैचुरेट हो गए हैं, उसमें काफी काम हो चुका है। एग्रीकल्चर जो है हिंदुस्तान में 50 से 60% का एक बड़ा सेक्टर है जो कि अनएक्सप्लोर है, जिसपे अभी इस तरीके का काम ही नहीं हुआ। जैसा कि आपने देखा कि विदेशों में, डेवलप कंट्रीज में आप चले जाइए, चाहे अमेरिका में आप घुमाइए, चाहे यूरोप में दिखाइए, और एग्रीकल्चर अच्छी तरह देखना है तो आप कनाडा में भी जा सकते हैं, वहां पे भी आप देख सकते हैं। वो बताते हैं कि ये मेरे फार्म हाउस, उस फार्म हाउस को, जैसे हम लोग कहते हैं कि हम फलां साहब हैं, हम ये पढ़ाते हैं, ये करते हैं, वैसे ही उनका भी है। शहद जो है वो उनके फार्म हाउस के नाम से बिकता है, उसकी प्योरिटी जो है वहां से सेट होती है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तक जो हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर था वो बड़ा ही ट्रेडिशनल था, गांव था, एक गरीब किसान था, ननकऊ थे, रजाक थे, कल्लू थे, वही काम कर रहे थे। उसमें कोई भी ज्यादा जो समय के अनुसार जो उसमें डेवलपमेंट होना था वो नहीं हुआ। अभी अनुज जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि हमको पूर्वांचल की स्थितियों को समझना चाहिए।
उस पर थोड़ा सा मैं प्रकाश डालने जा रहा हूँ कि भाई आपके यहाँ देखना पड़ेगा कि आपके पास जो सॉइल है वो बेहतर तरीके की है कि नहीं है, या है तो किस किस चीज के लिए है। तो सॉइल टेस्टिंग का जो जितना स्कोप है, जितना होना चाहिए काम, वो उतना नहीं हुआ। उसी तरह उन्होंने अपनी जो सिंचाई, जो कि एक मुख्य पार्ट होता है एग्रीकल्चर का, उसकी उन्होंने अपनी समस्या बताई। बिल्कुल ठीक है, पानी की कोई कमी नहीं है, गंगा भी वहां पे जाके काफी चौड़ी हो जाती है, नहरें बनी है। पता नहीं इरिगेशन डिपार्टमेंट में 72 साल में क्या किया कि पूर्वांचल में नहरों का जाल नहीं बैठा पाया, जाल बैठाया तो उसमें पानी नहीं दे पाया। बिहार से आप एग्रीमेंट कर सकते हैं, हर साल कोसी रिवर में, गंडक रिवर में इतनी बाढ़ आती है, उसी के पानी को आप अगर व्यवस्था कर लेते हैं, अपने पूर्वांचल में ले आते हैं, तो एग्रीकल्चर के लिए पानी की कमी नहीं पड़ती। जहां तक सीए साहब की बात है, वो समझ गए कि उनका जो बिजनेस है वो सेचुरेट हो गया है। सीए साहब के लिए 10 से 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना या उसका रिस्क लेना कोई बड़ी बात नहीं, वो ले सकते हैं। हो सकता है कि ये इतना बड़ी अमाउंट किसी के लिए, छोटे किसान के लिए अपने खेत में लगाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सीए साहब जब आएंगे तो वो पढ़ लिख के और अपनी रिक्वायरमेंट और सारी जो है पेन पेपर से कॉपी की रिक्वायरमेंट पूरी करके आएंगे और उसी के अकॉर्डिंग वो काम करेंगे, सारे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। अगर उनके हिसाब से सिस्टम उनका सही चलता रहा तो जाहिर सी बात है कि उसमें बेनिफिट होगा। अगर किसी चीज में प्रोडक्शन होता है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, प्रोडक्शन होगा तो उसका लाभ जो है उसके साथ जो एसोसिएट्स लोग हैं उनको मिलता है। तो जाहिर सी बात है अगर किसी में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा तो उसके साथ जो भी एसोसिएट है, उसका परिवार या जो भी व्यक्ति जो कि यहाँ से छोड़ के रिक्शा चलाने मुंबई जाता है, वो वहां नहीं जाएगा, वो यहीं पे रहेगा। अगर उसका इतना सिक्योर हो जाएगा कि कोई आ रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है और हमको सही गाइडलाइन दे रहा है, हमको तो केवल काम ही करना है, बाकी सारा काम जो है वो कर ले जाता है। आप क्यों देखते हैं कि आप अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, ये क्यों आगे बढ़े? क्योंकि इन्होंने सर्विस दी है। हमारा काम है भैया, हम अपना सामान बनाते हैं, इन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया जहां से वो बिक जाता है और जहां से उन्होंने ऑर्डर ले लिया, उसका उन्होंने कंप्यूटराइजेशन कर लिया जिससे कि प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट हो गई और हमारे मैन्युफैक्चरिंग को केवल प्रोडक्ट बनाना है, पैकिंग वो दे गए, जैसे ही ऑर्डर मिला आपके कंप्यूटर पे आ गया, आपने पैकिंग की, शाम को उनका व्यक्ति आया उठा के ले गया। तो आपका केवल जो फोकस रहता है वो प्रोडक्शन में रहता है। तो अब आप अगर एग्रीकल्चर में केवल आपका जो फोकस है वो केवल प्रोडक्शन में रह जाएगा, कहां से हम बीज लाएंगे, कहां से क्या लाएंगे, आदि इत्यादि, अगर कोई इनपुट्स लगा रहा है और प्रोसेस होने के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको भी वो लेके जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। किसान के पास केवल एक काम रह जाएगा, एक फोकस करने का रह जाएगा। अगर इस व्यवस्था को हम लोग आगे बढ़ा लेंगे तो देखिएगा अगले 1-2 दिन में नहीं, थोड़ा टाइम लगता है, 10 साल के अंदर आप देखिएगा कि हिंदुस्तान की जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें भी आपको एक अभूतपूर्व, एक ट्रिमेंडस, एक ऐतिहासिक परिवर्तन देखने को मिलेगा। बहुत आपने सकारात्मक और उत्साहवर्धक ये बात कही। अनुज भाई, पूर्वांचल में अगर जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि हमारे बड़े भाई हैं वो वेल स्टेब्लिश है, लेकिन उसके बाद भी वो कृषि के इस कार्य में अपना भागीदारी कर रहे हैं और लाभ से अधिक, जो उन्होंने बताया कि लाभ तो मुझे हो रहा है जहां या होगा, लेकिन उनकी ये मंशा है कि गांव के पर मैं कुछ लोगों को रोजगार दे लूंगा और उसका फिर जो उसकी जो प्रोडक्ट तैयार होगा, जैसे मान लीजिए धान की खरीद होती है तो धान से जो चावल बनेगा तो चावल के फिर पैकेजिंग और उसको बेचने में भी लोग लगेंगे। तो उनका ये मानना है कि 10, 15, 20 लोगों को हम गांव में और 10 लोगों को हम जहां पर हम अपनी यूनिट बनाएंगे वहां रोजगार देंगे, तो 50 लोगों तक के रोजगार की प्राथमिक दशा में ही उनकी सोच जाती है। पूर्वांचल ऐसे लोगों का क्या स्वागत करने को तैयार मन बनाएगा कि ऐसे लोग कुछ रोजगार का सृजन करते हैं, तो क्या पूर्वांचल के लोग बंबई, दिल्ली, बेंगलोर जाने से रुक करके यहीं पर उस रोजगार का हिस्सा बनेंगे? देखिए, जो पूर्वांचल की स्थिति क्या है, उम्मीद की जाए? जी, पूर्वांचल की जो स्थिति है तो यहाँ पर बहुत वृहद नियोजन की जरूरत है। बहुत शुरुआती दौर में या थोड़े से काम से पूर्वांचल की स्थितियां बदल जाएंगी और लोग खेती पर जो बेस थे, जो खेती लाभकारी ना होने के कारण अब सूरत, बंबई, लुधियाना कमाने चले गए, वो वापस आ जाएंगे। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। बड़ा चैलेंज इसलिए है कि देखिए बहुत गरीबी है, बेरोजगारी है। तो सबसे पहले तो अगर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आता है कि एक कॉर्पोरेट आता है,
कॉर्पोरेट आता है वो एक कोऑपरेटिव फेडरेशन बना करके एक खेती फार्मिंग करता है, और फिर उसको उसमें वहाँ के लोकल लोगों को जिनकी जमीन इन्वॉल्व है या जो लोग वहाँ के बाशिंदे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट भी देता है, और फिर उससे बेस जो है और इंडस्ट्रीज वहाँ पे लगती हैं और फिर उसमें भी रोजगार मिलता है। ये सारी चीजें होती है। सबसे पहले कहीं ना कहीं पूर्वांचल की अगर बात आती है तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को पहले एक मिनिमम पेमेंट गारंटी स्कीम इसके साथ लानी पड़ेगी यूपी गवर्नमेंट को, या कल पूर्वांचल बनता है पूर्वांचल गवर्नमेंट को, जिससे उसका ये फेस डेवलप हो जाए कि ये जितना मैं आज इस खेत से पा जा रहा था उतना तो मेरा पैसा कहीं जा नहीं रहा, वो तो मुझे मिलेगा, तो उसकी गारंटी गवर्नमेंट ले रही है। इसके बाद अगर ये फार्मिंग कॉर्पोरेट फार्मिंग में बदलती है, उसका जो प्रोडक्शन होता है, जो उसका सरप्लस होता है, उसमें मेरा मुझको अंश मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इसमें एक विश्वास की जरूरत है, और वो विश्वास प्रारंभ में यहाँ की जनमानस को एक गवर्नमेंट का चाहिए होगा। जैसे कि आपने देखा शुरुआती आजादी के शुरुआती दौर में राष्ट्रीयकरण हुआ उद्योगों का, आज निजीकरण हो रहा है। तो उस समय की जरूरत थी राष्ट्रीयकरण हुआ, आज की जरूरत है निजीकरण होना। तो अभी अगर हम पूर्वांचल की खेती में किसी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो पहले कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट और गवर्नमेंट की गारंटी की जरूरत यहाँ पर है, उसके बाद ये चीजें होंगी। फिर बात आती है कि मान लीजिए धान पैदा हो रहा है, उसका चावल बनेगा, उसकी पैकेजिंग होगी। तो अभी आज जो पूर्वांचल की स्थिति है, आज जो पूर्वांचल के 28-30 जनपद है, अगर उनकी स्थिति बात करें तो यहाँ पर सरप्लस प्रोडक्शन नहीं, यहाँ पर आपको मंडियों में ट्रकों की लाइन नहीं दिखेगी, वही लखनऊ से आगे दिखने लगी। यहाँ पर सरप्लस प्रोडक्शन नहीं, यहाँ पर उतना ही प्रोडक्शन है जितना आदमी पैदा कर ले, खा ले, लोकल अपने बनिए को आढ़ती को बेच ले, अपने आस पड़ोस में बेच ले। यहाँ पर मंडी में ट्रकों की लाइन नहीं लगती, वो आपको हरदोई से दिखनी मिल जाएगी, लेकिन आपको कहीं पूर्वांचल के जनपद में नहीं मिलेगी। तो वो चीजें अभी दूर की कौड़ी हैं। तो अभी तो बहुत प्रारंभिक सुधार, मौलिक सुधार, आधारभूत सुधारों की जरूरत है, और वो होना चाहिए। उस पर गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए, विचार करना चाहिए कि पूर्वांचल में कैसे। जी जी बिल्कुल। अनुज भाई, एक चीज इसमें मैं और समझूंगा आगे के विमर्श में, पूर्वांचल से धान की और अनाज की बहुत बड़ी खरीद हो करके लखनऊ, अवध और दिल्ली तक जाती है। तमाम जैसे सिद्धार्थनगर, महाराजगंज की पूरी बेल्ट पहले कनक, काला नमक, कनक, जीर्ण, साकेत, 4 अच्छे अच्छे चावलों का था। तो एक मुझे लगता है कि एक जो खरीदने वाला चावल बड़े खरीदों के, वो खरीद करके चावल अपना यहाँ भेज देते थे। वहां पर लोकल जो है वही भीड़, किसानों को उसका उचित दाम न मिल करके हमारा जो वहाँ अनाज के भंडारण की लोकल व्यवस्था न हो करके बिक्री सीधे बाहर हो जाती थी, और जब पलट करके वो आता था तो महंगा रहता था। इन सारी बातों पर हम लगातार विमर्श रहते रहेंगे। आलोक भाई, आपका धन्यवाद। अनुज राही जी, आपका धन्यवाद। हम आपसे चाहेंगे कि आप लोग फिर समय निकाल करके कल छोड़ करके परसों हम लोग फिर इसी विषय पर इससे आगे की बातचीत करें, जो और क्योंकि अगर हम बातचीत करेंगे तो कुछ मसले निकलेंगे। साथ ही साथ हम अब चाहेंगे कि आगे के विमर्श में हम किसी अर्थ जो कृषि के अर्थ को समझता हो, अर्थशास्त्रिक समझता हो, वो भी आवे। और अगर कोई किसान नेता हो या ऐसा भी कोई व्यक्ति, हम इस जनपक्ष के विमर्श में खुले मन से अनुरोध कर रहे हैं कि जिस किसी भी व्यक्ति को ये लगता हो कि भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत ये कृषि विधेयक किसान के हित के विरोधी हैं, वो हमें सूचित करें और हमारे अगले कृषि विमर्श में वो शामिल हो और अपनी आपत्तियों को दर्ज करावें और बतावें कि वर्तमान कृषि विधेयक उनको किन किन वजहों से किसान विरोधी लगता है। क्योंकि हम सुनने को तैयार बैठे हैं हर पक्ष को, जो ये कह रहा है कि किसान के हित में है, हम उसको भी सुनना समझना चाहते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि खराब है तो आप कारण सहित बताइए कि क्यों खराब है, कैसे खराब है। हाँ, बिचौलियों की, आढ़तियों की और किसानों को हक को चूसने वालों की वकालत करने के लिए जनपक्ष में कोई जगह नहीं है। अनुज भाई, हम बिचौलियों, आढ़तियों और किसानों का खून चूसने वालों को कोई जगह नहीं देंगे। जनपक्ष बात हो, ये हमारी मंशा है। हम लोग फिर मिलेंगे अनुज भाई जनपक्ष की विमर्श में, अगले विमर्श में। हम किसान विमर्श में किसी न किसी अर्थशास्त्री को भी चाहते हैं जिसमें आप लोगों का सलाह, मार्गदर्शन
और उपस्थिति अनिवार्य रहेगी। जी अरविंद जी धन्यवाद, आलोक जी नमस्कार। धन्यवाद।